Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। और इस क्लास का जो विषय है, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर, कैसे आप अपनी एक लिखित परीक्षा में एक प्रभावशाली उत्तर को लिखें, इसी बात की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। और इस चर्चा के अंतर्गत हम 4 चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। आप जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 3 घंटे की है, तो 3 घंटे में आपको सारे आंसर कैसे कवर करने हैं, इसके लिए आपका जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट, वो बेहतर होना चाहिए। दूसरा ये कि आपको क्वेश्चन के नेचर, जो प्रश्न की प्रकृति है, उसको आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। और तीसरा लेखन शैली, कि जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखें तो किस तरह से आपके क्वेश्चन का डिज़ाइन होना चाहिए, ओवरऑल उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वो दिखने में कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ में क्या कि आपको जो फोर्थ पॉइंट है, बेसिकली ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐसी वैल्यू एडेड चीज़ें बताऊंगा मैं, जिसको अगर आप एग्ज़ाम के दौरान इस्तेमाल करेंगे तो आप एक इफ़ेक्टिव आंसर को लिख सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समय प्रबंधन के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है, हरियाणा में जो पीजीटी की परीक्षा होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें लिखित परीक्षा भी शामिल है। और लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें, उसका मैंने एक पेपर भी इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। तो लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के सेक्शन के अंदर, तो देखिए ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा 3 घंटे की होने वाली है और इसमें आपको 150 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलने वाले हैं। और यहाँ आपको एग्ज़ाम, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ आपको 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 18 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इन 15 क्वेश्चन के आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस टाइम मैनेजमेंट सेक्शन के अंतर्गत। तो अगर समय प्रबंधन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा आपको एग्ज़ाम हॉल में, तो आप इंस्ट्रक्शन को ठीक तरीके से पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में जो निर्देश दिए गए हैं, आपको उसको ठीक तरीके से पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो परीक्षा है, इसमें आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं, सबके जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब सभी क्वेश्चन जो है 10 नंबर के हैं। और यहाँ अगर बात करें, 3 घंटे में आपको 15 क्वेश्चन लिखने हैं, उनका आंसर लिखना है। तो इसका मतलब सीधा सा कि आपको 1 घंटे के अंदर 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट मिलेंगे। और अभी ये जो क्वेश्चन पेपर है, जिसको अगर आप देखें, तो इन क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है, यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दी गई है कि आपको कितने वर्ड में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं। बस सिर्फ और क्या कर सिर्फ एग्जामिनर ने क्या कर दिया है कि कुछ कुछ केसेस में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है, 5-5 नंबर, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग चीज़ों पे आपको बात करनी है, जहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप 5+5 यहाँ पे देख सकते हैं। और वो अलग बात है कि आपको वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आपके पास एक टाइम लिमिट तो है। मैक्सिमम आप एक क्वेश्चन पे सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट दे सकते हैं। तो 12 मिनट का सीधा सा मतलब ये है कि आप अगर एक क्वेश्चन पे लिखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेज आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप, अगर आपको पेपर को सॉल्व करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको कैसे अगले 3 घंटे में इफ़िशिएंटली एक ठीक अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करना है, अपना सर्वोत्तम देना है वहाँ पे, अपना बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको आंसर लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, पूरे जितने 18 क्वेश्चन हैं, उसमें आप सारे क्वेश्चन को एक बार सरसरी तौर पे आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप उससे ये करिए कि उन 18 क्वेश्चंस में से आप
5 से 8 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करिए जो आपको ठीक तरीके से आते हैं, मतलब जिस पे आपकी कमांड है, जिसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी इस पेपर में कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है। मतलब आप जो चीज़ें पढ़ कर के आए हैं या जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपको अच्छी नॉलेज है, उसको आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। मतलब शुरुआत के आपको 5 से 8 क्वेश्चन, आपको कम से कम 8 क्वेश्चन, कोशिश ये करें कि 7 से 8 क्वेश्चन आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लें 18 क्वेश्चन में से, कि जिस पे आपकी पकड़ अच्छी हो, जिसको आप ठीक ठाक तरीके से लिख सकते हो, जिसके साथ आप जस्टिस कर सकते हो। और शुरुआती दौर में अगर आपके जो 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अगर अगर अच्छे होंगे, आपने उसको ठीक से लिखा होगा, तो जब एग्जामिनर के पास आपकी ये कॉपी पहुंचेगी तो उसके माइंड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है इसको सब्जेक्ट मैटर की अच्छी नॉलेज है। मतलब अगर कोई भी एग्जामिनर होगा, 4 से 5 क्वेश्चन वो लगातार पढ़ेगा, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बैक टू बैक, और आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखा है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच को आपने फॉलो किया है, आपके जो आंसर हैं उस क्वेश्चन बुक में, आंसर बुक में, वो टू द पॉइंट है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको बेसिकली क्या करना है कि एक क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस लिखने हैं। आप जब चीज़ों को टू द पॉइंट लिखेंगे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को लिखना है। तो 2 से 3 पेजेस, सपोज कि कुछ केसेस में आप, जैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, और पॉलिटिकल साइंस में आप देखें कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा एक्सप्लेन करने के लिए आप चार्ट या डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेविड डिस्टन की सिस्टम थ्योरी की बात करेंगे, या अल्मंड एंड पावल का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, जिसको संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम कहते हैं, और उसके बारे में आप लिखेंगे तो आप एक चार्ट बना सकते हैं कि हाँ, ये सिस्टम है, ये किस तरह से ऑपरेट करता है। तो आमतौर पे वैसे तो सारे क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट या डायग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको बेसिकली करना क्या कि आपको हर एक क्वेश्चन पे 12 मिनट का आपके पास टाइम है, आप उसमें जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं, 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, मतलब कोशिश ये करके आप 2 ही पेज में कंक्लूड कर दें। अगर आपका आंसर टू द पॉइंट है और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 3 पेजेस लिखें, आप 2 पेजेस में ही आपका काम हो सकता है। बस ये है कि आपका क्वेश्चन टू द पॉइंट, आंसर टू द पॉइंट हो, इधर उधर की फालतू बातें ना की गई हों, बस टू द पॉइंट आपने चीज़ों को लिखा हो। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जो आपके अगले 3 घंटे हैं, आप उसको ठीक तरीके से मैनेज कर सकेंगे। और आप यहाँ पेपर में देखिए, अगर आप पेपर के इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो जैसा क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक बात आपको ये भी ख्याल रखनी है कि आपको जो क्वेश्चन, जो आंसर लिखने के लिए जो सीट मिलेगी, उसमें लगभग अराउंड 70 पेजेस होंगे। तो वो बहुत बड़ी सीट है, उसमें आपके सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए। और आंसर लिखने के बाद जो सीट्स आपके पास बचती हैं, जो पेजेस ब्लैंक बचते हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको कट कर देना है, ताकि क्या है कि उस पेजेस का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और वैसे भी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो आंसर लिखने के बाद जो भी पेजेस बचेंगे, एग्जामिनर आपको खुद बोलेगा कि आप इन पेजेस को आप जो है यहाँ पे कट मार्क लगा दिए, ताकि जो है फर्दर उसका एक कोई गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। और भाषा की अगर बात करें, तो जो ऑथराइज्ड मीडियम है, या जैसे कि हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक भाषा में आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ये नहीं कि आपने आधा क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया या आधा क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, ऐसे आप मत करके आइएगा। बहुत से लोग बाइलिंगुअल होते हैं, जिनको जैसी कन्वीनियंस होती है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। आप एक मीडियम को फॉलो करिए, आपको हिंदी ठीक से आती है आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश ठीक से आती है आपको इंग्लिश में लिखना है, लेकिन आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि आधा हिंदी में लिख दिया आपने और आधा इंग्लिश में लिख दिया। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का ही है। मतलब आपको टोटल 12 मिनट मिले हैं एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। आप चीज़ों को टू द पॉइंट लिखिए, सटीक लिखिए, ताकि जो है आपके पास टाइम भी बचे अगले क्वेश्चन के लिए, एक ही क्वेश्चन पे आपके ज़्यादा समय ना लगे। दूसरे की अगर हम बात करें लेखन शैली की, आपकी जो लेखन शैली है वो कैसी होनी चाहिए, जो आपका राइटिंग स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। तो अगर राइटिंग स्टाइल की बात करें, आपको सिंपल एकेडमिक लैंग्वेज लिखनी है। आपको आसान शब्दों में, सरल भाषा में आपको
लिखना है। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं कि आप जो आपकी बोलचाल की भाषा है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लिख दें। आप एक जो प्योर एकेडमिक लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि ये जो टफ वर्ड्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं, आप जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे भी शब्दों का प्रयोग मत करें कि मतलब एग्जामिनर को जो है डिक्शनरी ढूंढनी पड़े। और साथ ही साथ चूंकि आपको ये रिटन एग्जामिनेशन है, आपको हाथ से अपने क्वेश्चन आंसर को लिखना है, तो आपकी हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी साफ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कि जब भी किसी एग्जामिनर के पास आपके आंसर सीट पहुंचे तो वो चीज़ों को उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी होती है या वो बहुत साफ नहीं लिख पाते, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं जब मार्किंग होती है तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश ये करिए कि चीज़ों को नीट एंड क्लीन लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, एग्जामिनर को इजी टू अंडरस्टैंड हो, आसानी से चीज़ों को समझ सकें। और पैटर्न की अगर हम बात करें कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, सिंपली आपको जो क्वेश्चन है उसका एक पृष्ठभूमि, उसका एक बैकग्राउंड आपको 3 से 4 लाइन के अंदर लिख देना। ये नहीं कि आप पूरा आपने एक पेज लगा दिया बैकग्राउंड लिखने में। 3 से 4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन आप लिखिए। मैक्सिमम 5 लाइन आप इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए, इस टॉपिक पे बात की जा रही है। उसके बाद आप मेन बॉडी पे बात करिए कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर आप बात करें। और फिर आखिर में आप कंक्लूजन को लिखेंगे। कंक्लूजन आपका शॉर्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपने जो है 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा है तो आपने जो है 10 लाइन का कंक्लूजन लिख दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, बहुत ही संतुलित आपको दृष्टिकोण को अपनाना है। और कोशिश करें 4 से 5 लाइन के अंदर ही अपने कंक्लूजन को भी आप वहाँ पे लिख दें, कंक्लूड कर दें, जो उसका निष्कर्ष है उसको आप वहाँ पर लिख दें। फिर बात करें आपको परीक्षा के अंदर आंसर शीट कैसी मिलेगी। आमतौर पे जो परीक्षा में आपको आंसर शीट दी जाएगी, या अभी तक जो इससे पहले परीक्षाएं हुई हैं, जो आंसर शीट होती है वो सिंपली A4 साइज़ का पेपर होगा, जैसे जो आप जीरोक्स के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वही पेपर होगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि दोनों साइड से मार्जिन होगी, हाशिया छोड़ा होगा। आप उसका मैं एक फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इस फॉर्मेट को आप देखिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये फॉर्मेट मैंने डाउनलोड करके रखा था आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो कैसी होगी। देखिए, ये जो आपकी आंसर शीट होगी वो देखने में बिल्कुल ऐसी ही होगी। ये दोनों तरफ हाशिए छोड़े होंगे, आपको इसी के अंदर लिखना है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसी एरिया के अंदर इस लाइन से इस लाइन के बीच में आपको, यहाँ से यहाँ के बीच में आपको लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर अपने मेंशन कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती हो, इंग्लिश हो या हिंदी, इन्हीं दोनों में से किसी एक भाषा का चयन करके आप अपने आंसर को लिखें। तो इसी तरह की कुछ आपको आंसर शीट मिलेगी, आपको उसके अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और रह गई बात, जैसे कि ये आपको ये जो 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी ऑर्डर में आपको आंसर लिखना है। आपको अगर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए कि आपको तीसरा क्वेश्चन ठीक से आता है, तो पहले आप तीसरा लिखिए, फिर पांचवा लिखिए। मतलब क्रम का वहाँ पे सीक्वेंस का कोई नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार अपने सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको 15 क्वेश्चन ही लिखने हैं, उससे कम और ज़्यादा नहीं लिखने हैं। जो क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से आता है, आप पहले उसको सिलेक्ट करिए, उसका आंसर लिखिए। और कोशिश आप ये करिए कि आप अलग अलग पैराग्राफ का इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन की भाषा को पढ़िए, क्वेश्चन के नेचर को समझिए कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, और उस क्वेश्चन को आप टुकड़ों में बांटिए। और उसके बाद फिर क्या है कि जब आप क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटेंगे तो ये है कि आप एक डिसाइड कर सकेंगे कि इस मसले पे, इस मुद्दे पे इतना लिखना है, इस टॉपिक पे ये लिखना है। तो प्रश्न को आपको छोटे छोटे भागों में बांटना है, और उसके लिए अलग अलग। और जब एक एक सेंटेंस, सॉरी, एक आर्ग्यूमेंट आपका कंप्लीट हो जाए, तो फिर अगले आर्ग्यूमेंट के लिए, सपोज कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, उसमें विशेषता पूछी जा रही है, गुण और गुण पूछे जा रहे हैं। सपोज कि एक क्वेश्चन है, उसमें आपसे विशेषता पूछी जा रही है कि क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर गुण और दोष पूछे जा रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको क्वेश्चन को डिवाइड करिए। विशेषता के लिए आप एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करिए, गुण के लिए एक अलग पैराग्राफ, दोष के लिए अलग, और कोशिश हो तो आप हेडिंग भी मेंशन कर दें। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को
करेंगे तो आपका जो एक आंसर है देखने में सुंदर भी लगेगा, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में होगा और जब एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो चीज़ें उसके लिए भी आसान होंगी कि हाँ आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सीरियस स्टूडेंट की तरह जो है क्वेश्चन के साथ जस्टिस की है, चीज़ों को ठीक तरीके से लिखा है। और फिर अगर बात करें यहाँ पे प्रॉपर यूज ऑफ पेन टू अंडरलाइन और हाईलाइट कीवर्ड्स, जैसे जब भी आप परीक्षा में आप जाएंगे एग्जाम लेने के लिए तो आपके पास ब्लैक या ब्लू पेन होनी चाहिए, तीसरी कोई आप पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे या ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन को लिखने के लिए आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। पेन ऐसी होनी चाहिए जो हैंडी हो, आपके हाथ में बैठे, उसको जब आप हाथ में पकड़ें, जैसे कि मैंने इस पेन को हाथ में ले रखा है, तो वो आपके हाथ में बैठे, उससे स्पीड बने और पेन का जो फ्लो हो वो प्रॉपर हो। कोशिश आप ये करें कि ऐसी पेन लें जो थोड़ी सी घिसी हुई हो, मतलब आपने उसका लिखने के लिए पहले से प्रयोग कर रखा हो, क्योंकि देखिए जो नई पेन होती है उसका फ्लो उतना अच्छा नहीं होता है। और आप कोशिश ये भी करें कि कुछ पेन्स एक्स्ट्रा रखें, सपोज कि आपको 2 पेन की जरूरत है, आप 4 पेन रखें। सपोज कहीं ऐसा हुआ कि एग्जाम हॉल में आपकी पेन रुक गई, तो वो भी आपके लिए एक इशू क्रिएट करेगी और उसमें भी आपका आपका हो सकता हो कि 2 4 5 मिनट आपका ऐसे ही निकल जाए। तो कोशिश करिए कि आपकी पेन हैंडी होनी चाहिए, प्रॉपर उसका फ्लो होना चाहिए, और कोशिश आप ये भी करो कि आपके पास एक्स्ट्रा पेन हो, ताकि आप सपोज कि अगर आपकी पेन रुक गई या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप चीज़ों को हैंडल कर सकें। और आप ब्लू पेन से आंसर लिखिए, ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए आंसर लिखने के लिए, जो उसका उत्तर है आंसर को लिखिए आप ब्लू पेन से। और उसमें जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करिए, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके आप जो कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। इससे ये होगा कि एग्जामिनर की जो निगाह है उन कीवर्ड्स पे रुकेगी। इससे एक एग्जामिनर को भी आइडिया होगा कि हाँ इस स्टूडेंट को सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है कि क्या क्या चीज़ें इसमें कीवर्ड्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, यथार्थवाद की बात करते हैं, तो उसमें कुछ की टर्म्स जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट हो गया, तो एक आप देखें यथार्थवाद के अंदर देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म है वो नेशनल इंटरेस्ट है और फिर पावर है। तो ये जो कुछ जो चीज़ें की टर्म्स हैं उसको आप कोशिश करें कि हाईलाइट कर दें। और ख़ास तौर पे जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, पॉलिटिकल थियरी की बात करें, इस तरह के जब क्वेश्चन का आप आंसर लिखें तो कोशिश ये करें कि उस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जो ऑथर है, जो लेखक है, जो विचारक है, दार्शनिक है, चिंतक है, उसकी किताबों का नाम भी आप मेंशन कर दें, उसका नाम भी मेंशन कर दें। और अगर आपको याद हो तो कोशिश ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी लिख दें। तो इससे क्या होगा कि एक एग्जामिनर को एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं, चीज़ें हवा में आप बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है, आपने उस थिंकर को पढ़ा है, उसके विचारों को आप जानते हैं और और उसने किस पुस्तक के अंदर, किस किताब के अंदर इन विचारों को दिया है उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा और फिर क्या है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन में आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और इस सेशन का जो आखिरी टॉपिक है वो ये कि आप क्वेश्चन के नेचर को कैसे समझें। स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा ये चैलेंज होता है कि आपको क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब वहाँ पे पूछ लिया कि विवेचना कीजिए या समालोचना कीजिए और आप गए एक्सप्लेन करके आ गए, या आपसे आलोचना पूछ लिया गया, समालोचना पूछा गया, आपने उस टॉपिक के अंदर जितने भी लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, वही आप बता करके चले आए, तो तब भी जो है आप क्वेश्चन, तब भी क्या है कि अगर इस तरह से आप चीज़ों को करके आ जाएंगे तो हो सकता हो कि एग्जामिनर आपको उस क्वेश्चन के नंबर ही ना दे। मतलब जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन का नेचर है उसको आप समझें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिखें। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का नेचर है उसको हमने ब्रॉडर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4, ये 4 टाइप्स बेसिकली हमने इसमें डिवाइड किए हैं। और अभी हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए से दिखाएंगे कि ये जो पेपर है, आप यहाँ देख सकते हैं इस पेपर में कैसे चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सा शब्द यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल किया गया। जब आप डिस्कस लिखा होगा तो कैसे आप उसका आंसर लिखेंगे, जब एग्जामिन लिखा होगा तो
कैसे करेंगे, जब हाईलाइट जैसे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं तो आप कैसे प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपका आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, इन चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आपको और भी इन्फॉर्म करनी थी कि मैंने हरियाणा पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए एक क्लास स्टार्ट की है और उसमें हम इस एग्ज़ाम की बारीकियों को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस से एचपीएससी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ी है, 999 रुपये में, और आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे 98216823, जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 9821682032, इस पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए अपने मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को, नेचर को, कि एग्ज़ाम में किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसको आपको कैसे आंसर करना है। क्योंकि देखिए सारा सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का नेचर कैसा है और आपने चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे अगर टाइप 1 की बात करें कि देखिए टाइप 1 के अंदर को देखिए कुछ शब्दों का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है, इसको मेंशन कर रखा है। जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में ये शब्द आते हैं एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलैबोरेट, क्लैरिफाई, यानी व्याख्या करना, वर्णन कीजिए, विस्तार में बताइए, स्पष्ट करिए, हाईलाइट करिए या थ्रो लाइट, दोनों का एक ही मतलब है। हाईलाइट करने को कहा जाए आपसे, या थ्रो लाइट उस पर प्रकाश डालिए, या इल्यूसिडेट करिए आप, या स्पष्ट करिए, या इलस्ट्रेट करिए, मतलब कि आप एग्जाम्पल के ज़रिए से उदाहरण दे करके चीज़ों को स्पष्ट करिए, या ब्रिंग आउट, मतलब आप किसी चीज़ को प्रकट करना या उसको निकालना, मतलब किसी कॉन्सेप्ट के अंदर से उसकी जो बारीकियां हैं उसको बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे जहाँ पे इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलैबोरेट, क्लैरिफाई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, अपनी भाषा में उसकी व्याख्या कर देनी है। ना आपको उसमें अपना कोई पर्सनल इनपुट देना है, ना ही उसकी आपको गुण और जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करनी है। आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बस उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको लिख देना है कि हाँ ये ऐसी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, आप देखें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाईलाइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस टू स्टडीइंग पॉलिटिकल थियरी। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच मुख्य अंतरों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो दोनों दृष्टिकोण हैं, पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, इनके बीच के जो अंतर हैं उसको आपको बता देना है। पारंपरिक जो दृष्टिकोण था या जो आधुनिक दृष्टिकोण था उसकी क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थीं, किस वजह से आखिर बाद के विचारकों ने पारंपरिक दृष्टिकोण को छोड़ करके आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया, मॉडर्न अप्रोचेस को अपनाया। ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, बस आपको क्या करना है, सिंपली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस, उनके बारे में आपको लिख देना है। या इसी तरह आप देखें एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इंडियन फेडरलिज्म इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी बट मिक्सचर ऑफ बोथ। भारतीय संघवाद ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक है बल्कि दोनों का मिश्रण है। तो आपको सिंपली क्या करना है, भारतीय संविधान के अंदर जो एकात्मक तत्व हैं, जो फेडरल एलिमेंट्स हैं और जो यूनिटरी एलिमेंट्स हैं, उसको आपको मेंशन कर देना है और ये बताना है कि इंडियन फेडरल सिस्टम में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, मतलब एकात्मक शासन की भी विशेषताएं भी पाई जाती हैं और संघात्मक शासन की। बस सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देना है। आपको ये नहीं बताना है कि संघ का अ, अ, अमेरिका के का जो फेडरल सिस्टम है उससे कितना डिफर करता है, अगर अगर दोनों की तुलना करें उसमें क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ, क्या कमियाँ, उसके बारे में नहीं आपको बताना है। आपको सिंपली क्या करना है,
दोनों के बारे में आपको मेंशन कर देना है। भारतीय संघवाद है तो संघ ही है, ना ही एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। इसको एक्सप्लेन करना है सिंपली। आपको क्या, दोनों के फीचर्स को लिखिए और ये बताइए कि मिश्रण कैसे है, मतलब दोनों मिश्रण का सीधा सा मतलब ये ना कि दोनों फीचर्स इसमें इंक्लूड हैं। तो जो जो फीचर्स हैं, जो यूनिटरी फीचर्स हैं उसको एक तरफ लिख दीजिए, जो जो फेडरल फीचर्स है उसको आप एक तरफ लिख दीजिए। और ये बताइए कि कैसे, यहाँ पे आप बता दीजिए कि इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये फीचर्स अवेलेबल हैं इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे भी देखिए शब्द इस्तेमाल किए, एक्सप्लेन विथ 2 सुइटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पे क्या कि आपको उदाहरण का प्रयोग करके, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि जहाँ पे लिखा गया है कि आप एक्सप्लेन करिए या वर्णन कीजिए या प्रकाश डालिए या स्पष्ट करिए या उदाहरण के साथ स्पष्ट करिए, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से आपको चीज़ें लिखनी है। उसमें आपको अपना पर्सनल कुछ भी नहीं इनपुट देना है, उसके मेरिट डिमेरिट के बारे में नहीं लिखना है कि भारतीय संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स है, इसके बारे में आपको बात नहीं करनी है। बस जो विशेषताएं हैं उनको आपको लिख देना है, उसके गुण और दोष के बारे में आपको अपना कोई पर्सनल इनपुट वहाँ पे नहीं देना है। दूसरी कैटेगरी की अगर आप बात करें, यहाँ पे दूसरी कैटेगरी के अंदर आप देखें कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट, समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज, आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, और क्रिटिकल का मतलब क्या कि एक आलोचनात्मक तरीके से आप उसका जो है विश्लेषण करेंगे। और तीसरा देखिए जो टर्म है क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करें। देखिए जब भी आप किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या कि किसी चीज़ का आपको परीक्षण करना हो, टेस्ट करना हो, तो क्या करेंगे आप उसकी बारीकी से जांच करेंगे। और जब भी आप किसी चीज़ की बारीकी से जांच करेंगे तो इसका मतलब क्या कि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, दोनों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, उस पर आपको बात करनी पड़ेगी। आपके को ये भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, उसके गुण और दोष दोनों को आपको बताना पड़ेगा। एक बात ये भी कि इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसका मकसद क्या होता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपके अंदर कोई बायस तो नहीं है, कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है किसी चीज़ को लेकर। जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो सिर्फ आप उसकी अच्छाइयों को ही देखते हैं या बुराइयों को देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें तो आप ये कोशिश करें कि बैलेंस्ड अप्रोच कर रखिए। अगर सपोज कि उसके अंदर कमियां ज़्यादा हैं और अच्छाइयाँ कम हैं, तो तब भी फिर भी कोशिश करिए कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच हो कि आप 60-40 का रेशियो ले सकते हैं। और अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, कमियां कम हैं, तब भी उसमें भी आप ऐसी कोशिश करिए कि मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब 50-50 भी आप रख सकते हैं या 60-40 का आप रेशियो, जैसा मतलब अच्छाई अगर ज़्यादा है तो उसको अच्छाई ज़्यादा कर दीजिए। मतलब ये कि आप जस्टिस करिए उस क्वेश्चन के साथ, उसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट का। देखिए जब आप समीक्षा करते हैं, जब मूल्यांकन करते हैं या आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो उसकी आप बारीकी से जांच करते हैं, उसके हर एक पहलू पे आप बात करते हैं। और लेकिन ये भी जब आप आलोचना करें, समालोचना करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके उस उत्तर में, आपके आंसर में सारी बुराइयां ही हो। मतलब आपको एक संतुलित अप्रोच को अडॉप्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। टाइप 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग है चीज़ें, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि डिस्कस कीजिए और कमेंट कीजिए। कि जब भी आप किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, या जैसे आपसे हिंदी में आपको देखने को मिलेगा कि चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, तो डिस्कस करने का सीधा सा मतलब ये कि आप विस्तार से उस पर बात करेंगे। आपका जो दृष्टिकोण है समग्र होना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल आप करेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको डिस्कस करना है चीज़ों को,
तो यहाँ पे क्या है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको उसके हर एक पहलू पे बात करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3, 12, 14, 17, यहाँ पे आप देखें। देखिए आगे ना डिस्कस, मैंने क्या कहा कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, डिस्कस लिबरल थियरी ऑफ राइट्स एंड गिव योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट इट। अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए और उनके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो मतलब क्या, आप देखिए कि यहाँ पे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बता रहे हैं कि लिबरल थ्योरी क्या है, जो लिबरल थ्योरी ऑफ राइट्स है, जो अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत है वो क्या है, और इस सिद्धांत के अंदर उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, उसके फेवर में जो चीज़ें हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं, जो चीज़ें उसके अगेंस्ट हैं उसके बारे में आप बात करेंगे। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा वो व्यापक होगा। और जब भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी, इस तरह के शब्दों का को आप देखें किसी क्वेश्चन में, तो आप ये कोशिश करें कि एक संतुलित अप्रोच का इस्तेमाल करें, व्यापक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करें, और उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को आप एक्सप्लेन करिए। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है 60-40 का रेशियो आप लेकर के चलिए, इससे ये चीज़ें सही रहेंगी, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच मिलेगा। कि हर चीज़ में तो आप 50-50 नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी चीज़ की अच्छाइयों और बुराइयों को तौलें तो कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल आपको बराबर मिलेंगी, थोड़ा कम ज़्यादा तो होता ही है, कोई चीज़ बिल्कुल इक्वल नहीं होती है। किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हमेशा एक जैसे नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का भी एग्जाम्पल देख लें। अच्छा, एक यहाँ पे जो पिछला टॉपिक था उसमें एक चीज़ें छूट गई, हमने एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिटिकली एग्जामिन की, उसका भी आप एग्जाम्पल देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है एग्जामिन, यहाँ पे जॉन रॉल्स से क्वेश्चन, बेसिकली उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस का ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड हाउ इट इज रिलेटेड to other concepts like liberty and equality। वो कह रहे हैं कि एक इन्होंने तर्क दिया है, क्या तर्क है कि जॉन रॉल्स का तर्क है कि एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज सभी सदस्यों के हित में होगा। मतलब एक जस्ट सोसाइटी समाज के हर एक सेक्शन के वेलफेयर के लिए काम करेगी, और तर्कसंगत आधार पर इसका बचाव किया जा सकता है। मतलब ये जो सोसाइटी है वो एक रैशनल ग्राउंड पे बनाई गई है। मतलब देखिए किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो ग्राउंड्स है वो अलग अलग आधार हो सकता है। जैसे कुछ संस्थाएं धार्मिक आधार पर, कुछ सामाजिक आधार पर, कुछ सांस्कृतिक आधार पर बनाए जाते हैं। तो रॉल्स की अगर आपने थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ा होगा तो वो क्या है कि वो रैशनल ग्राउंड्स पे जो है एक आदर्श, या एक कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज की वो स्थापना करने का प्रयास करते हैं अपने न्याय के सिद्धांत में। न्याय के सिद्धांत के बाद जब अज्ञानता का पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस जब हटेगा, तो जो सोसाइटी बनेगी वो कैसी होगी, वो जस्ट होगी। क्यों? क्योंकि समाज के उन्हीं लोगों ने, जो अज्ञानता के पर्दे के पीछे थे, उन्हीं लोगों ने अपने लिए ये नियम बनाए हैं। और उसमें देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस का, जो कॉन्सेप्ट है उस रॉल्स की फिलॉसफी में आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस प्रिंसिपल, जिसको विभेद सिद्धांत कहते हैं, या विभेद मूलक सिद्धांत कहते हैं। तो उसमें वो बात करते हैं कि जो समाज में जो हीनतम स्थिति में जो लोग हैं, जो लीस्ट एडवांटेज कंडीशन में हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो अगर आप बात करें सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की अगर बात करें, तो सोशल जस्टिस के अंदर आप क्या करते हैं? सोशल जस्टिस के अंदर समाज की जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसके वेलफेयर के लिए आप बात करते हैं। तो यही आपको ये देखना है कि एग्जामिन करना है चीज़ों को। आप देखें रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो बेसिकली इस बारे में बात करता है कि समाज के अंदर जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, प्राइमरी जो गुड्स हैं, उनका लोगों के बीच में कैसे एक फेयर, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इक्वल तो नहीं हो सकता, फेयर की बात करेंगे कि कैसे एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों का, जो प्राइमरी गुड्स हैं उनका हम, जो रिसोर्सेज हैं उनका हम बंटवारा करेंगे।
और वहाँ पे आप देखिए उनके कॉन्सेप्ट के अंदर जस्टिस, सॉरी, लिबर्टी भी आपको देखने को मिलेगा, लिबर्टी का एलिमेंट भी देखने को मिलेगा, इक्वलिटी का देखने को मिलेगा। आप देखें इसके अलावा जो दो और प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, और लिबर्टी के बारे में वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे एलिमेंट्स उनके जस्टिस के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड हैं, और वो बात करती है कैसे ये तीनों कॉन्सेप्ट जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, एक्चुअली जो जॉन रॉल्स हैं एक समतावादी विचारक हैं, वो एक इगैलिटेरियन थिंकर हैं, और वो एक समतावादी समाज का भी, एक समतावादी, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और उनका जो डिफरेंस प्रिंसिपल है वो इस बात पे फोकस करता है कि कैसे समाज का जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, जो हीनतम स्थिति में जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए कैसे काम किया जा सके। और एक एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज। यहाँ आप देख सकते हैं क्रिटिकली एनालाइज, आपको क्या करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। किसका करना है, सर्वोच्च न्यायालय का। क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय जुडिशियरी इन सस्टेनिंग डेमोक्रेसी while referring to the judicial review पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, आप देखेंगे आर्टिकल 13 में, आप देखिए संविधान के, यहाँ पे आर्टिकल 13 को आप देखिए, फिर आर्टिकल 32 है, आर्टिकल, और हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226 आप देखते हैं। तो आप देखिए ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं बेसिकली, ये तीन कहीं ना कहीं ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट क्या है कि इंटरवीन करता है, किसी के राइट्स का वायलेशन हुआ है तब भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, और 226 के केस में हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो इसका मतलब सीधा क्या है कि हमें इस आर्टिकल 13 को ध्यान में रख करके करना है। और आप देखें आर्टिकल 13 ये कहता है, इसमें सीधी सी बात है कि सरकार जो है कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट हो। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, या कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव से जो मिनिस्टर्स हैं कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं, कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर के आते हैं जो संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के अगेंस्ट है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, नल एंड वाइड घोषित कर सकती है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है ना कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून बनाने का काम करेगी, या कानून को जो है बताएगी कि कैसे कानून बनना चाहिए। ये काम तो विधानमंडल का है, ये काम तो संसद का है। तो पार्लियामेंट की भी अपनी एक सीमाएं हैं, उसके अधिकार हैं, उसका एक ज्यूरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की का भी अपना एक ज्यूरिडिक्शन है। आप देखें बहुत से केसेस में आपने देखा होगा कि सरकार ने क्या किया है कि कानून बनाए हैं। कैसे कानून बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के कोर्ट ने कुछ एक नया कानून बना दिया है। जैसे कि आप देखें पिछले, आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसको लेकर के एक बिल लाया गया था, एक नया आयोग बनाने की कोशिश की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन क्या है कि इन सबके अधिकार क्षेत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अलग एरिया है, एक अलग ज्यूरिडिक्शन है, इसके अंदर वो काम करेगा। पार्लियामेंट का एक अलग है। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अगर कोई ऐसा कानून है जो संविधान की मूलभूत सिद्धांत, जो संविधान की भावना, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है, तो उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी एक सीमा है, उसके अंदर ही उसको रह करके काम करना है। आप देखें इंडिया के केस में आप क्या करते हैं, इंडिया के केस में आप देखें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ को आप फॉलो करते हैं। अमेरिका में अलग है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा क्या मतलब जो संसद तय करती है, जो हमारी पार्लियामेंट विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार न्यायपालिका का काम करती है। और आपने बहुत से केसेस में देखा कि
सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून पास मतलब किसी कानून को जो है अवैध घोषित किया, फिर पार्लियामेंट ने क्या किया कि उस मसले पे जो है एक नया कानून बना दिया। और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के का जो आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का उस केस को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के जो इंस्ट्रक्शन है उससे वो वैरी करता हो। तो न्यायपालिका का ये जो अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक समीक्षा का, वो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। तो आपको दोनों पहलुओं पे बात करना है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है। अगर ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो है जो पार्लियामेंट है अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रही है या उतनी गंभीरता के साथ नहीं कर रही है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों एस्पेक्ट देखने हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप करता है या किसी कानून का वो जुडिशियल रिव्यू करता है तो उसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हैं, इन चीज़ों पे आपको बात करनी है। और बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए आप डेमोक्रेसी का मतलब क्या, तीन चीज़ें आपको ध्यान में देख रखनी है। वहाँ पे आपको जस्टिस को ध्यान में रखना है, आपको लिबर्टी को ध्यान में देखना है, आपको राइट्स को देखना है। डेमोक्रेसी का सीधा तो यही तो मतलब है ना, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, यही तो है। और क्या है डेमोक्रेसी? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, जो क्वेश्चन का नेचर है। यहाँ पे देखिए कमेंट की बारे में बात की जा रही है। अगर आपकी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी मसले पे आप कमेंट करिए, तो कमेंट का मतलब क्या? कमेंट को हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब क्या? टिप्पणी का सीधा सा मतलब ये है कि किसी इशू पर, किसी मसले पर, किसी मामले पे आप अपनी राय दीजिए। और जब आप किसी मसले पर अपनी राय देते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल इनपुट है, जो आपका व्यक्तिगत जो ओपिनियन है, जो आपका व्यक्तिगत मत है, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपने पर्सनल इनपुट को भी डाल सकते हैं। लेकिन देखिए, जब भी आप किसी चीज़ पर टिप्पणी करिए, टिप्पणी का मतलब कमेंट करना, तो आप एक मॉडरेट लैंग्वेज का, एक्सिस्ट लैंग्वेज का, आप जो है संतुलित भाषा का इस्तेमाल करिए। और जब भी आप कमेंट करते हैं, किसी चीज़ की कमियों के बारे में बताते हैं, तो पहले आप ये बताइए कि ये क्या चीज़ है, और उसके बाद उसके अंदर जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, अगर सपोज कि आपका पॉजिटिव कमेंट पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है इसके बारे में आप बता दीजिए, क्यों निगेटिव है तो उसके बारे में बता दीजिए। आइए एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को जरा देखिए। यहाँ पे जो इस प्रश्न का 18वां क्वेश्चन है उसको आप देखिए। Political parties in India have not been able to discard casteism and communalism completely. Comment: भारत के राजनीति दल जो है जातिवाद और सांप्रदायिकता को पूरी तरह से त्यागने में सक्षम नहीं है। मतलब आप देखें, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जाति के बेस पर अपील करती हैं, धर्म और सांप्रदायिकता के बेस पे वो अपील करती हैं कि लोगों को वोट करने के लिए। जैसे कि आप देखिए यूपी के केस में देखें, जो बीएसपी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और भी राज्यों में आप देखें जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं कि कास्ट के बेसिस पे बनी हुई है। आप एक एग्जांपल बीएसपी का ले सकते हैं, आप एसपी समाजवादी पार्टी का भी एग्जांपल ले सकते हैं काफ़ी हद तक। सांप्रदायिकता की बात करें, आप देखें अगर जहाँ पे धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल करने की बात होती है, जैसे कि बीजेपी का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो एमआईएम है, असादुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है। तो ये जो पार्टियां, ये धार्मिक प्रतीकों का, सांप्रदायिकता का भी प्रयोग करती हैं। और सांप्रदायिकता की देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक नकारात्मक सेंस में भी आप सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से आप जो है कम्युनिटी जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जब भी इलेक्शन का टाइम आप देखें तो इन सारी लोगों को जाति के बेस पे मोबिलाइज किया जाता है या सांप्रदायिक बेस पे कि आप धर्म के नाम पर वोट करिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आज भी आप चीज़ें देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर, जो रीजनल पार्टीज हों या नेशनल पार्टीज हों, ये इन सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जाति का। और वैसे भी आप देखें जब टिकट का बांटा जाता है, व्यवहारिक तौर पे आप देखें जब टिकट को बांटा जाता है
तो हर एक सीट पर जात का क्या समीकरण है? आपको क्या लगता है कि ऐसे ही टिकट दे दिया जाता है किसी को? कास्ट इक्वेशन देखा जाता है कि कास्ट वहाँ पे किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद जो है किसी कैंडिडेट्स को जो है इलेक्शन में सीट दी जाती है कि हाँ, कि आपको आपको इस पर्टिकुलर सीट से लड़नी है। तो कहीं न कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने जात को या धर्म को जो है छोड़ा नहीं है, सांप्रदायिकता को छोड़ा नहीं है। हालाँकि इसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं और उसका आप एक फॉर्म आप कम्युनल राइट्स के तौर पे देख सकते हैं। जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसके तौर पे आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर समय-समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को एक राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। तो अब आपको कमेंट करना है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि कैसे जो है धर्म और सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करके पार्टियां बनाई गई हैं और वो कैसे वो काम ऑपरेट करती हैं। उसके बाद फिर आपको ये बताना है कि इसका असर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन, जो आपका व्यक्तिगत मत है, उसको आप जो है लिख सकते हैं। एक्चुअली इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बात की जाती है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, ओपिनियन आप दीजिए, लेकिन वहाँ भी आपकी जो भाषा है संतुलित होनी चाहिए, वहाँ भी बैलेंस्ड आप अप्रोच का इस्तेमाल करें। और टाइप 4 की बात करें अगर यहाँ पे, टाइप 4 में क्या है कि आपको कह दिया जाएगा कि किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ को आप सिद्ध करिए, जैसे कि कुछ शब्द मैंने शामिल किए हैं, प्रूव करिए, सब्सटैंशिएट करिए, सजेस्ट करिए, या आप तर्क दीजिए या कारण बताइए। तो इन सब के लगभग-लगभग समान अर्थ है, सेम इसकी मीनिंग है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम ये ले सकते हैं कि आप ये बताइए कि अधिक जनसंख्या और बेरोज़गारी के बीच में क्या संबंध है? तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हाँ, बेरोज़गारी इसलिए है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। या एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षा और अपराध के बीच में क्या संबंध है? अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों के पास लोग शिक्षित नहीं हैं, अपराधी शिक्षित नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कार्य और कारण का संबंध है। मतलब यहाँ पे आपकी जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वो आपको दिखाना है। जैसे कि जब भी आपसे कहा जाए, थोड़ा-सा आप एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझें। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को देखें आप, आपको वहाँ से एक आइडिया होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गिव जस्टिफिकेशन, और 10 में आप देखेंगे कि अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 कारण बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको बेसिकली स्टैंड लेना है कि कोई चीज़ सही तरीके से काम कर रही है या गलत, मतलब या सही डायरेक्शन में काम कर रही है या रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रही है। जैसे पूछा जा रहा है कि आसियान क्षेत्रीय संगठन के रूप में सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम है? औचित्य दीजिए, आप जस्टिफाई करिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्टैंड लेना है कि हाँ, क्या आसियान की वजह से जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं? देखिए, आमतौर पे सार्क की बात करें या यूरोपियन यूनियन की बात करें या आसियान की बात करें, ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक विशेष मकसद के लिए बनाया गया है। उसका एक मकसद है, एक पर्पज़ है कि कैसे इन कंट्रीज़ का सोशियो और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट किया जा सके। इंडिया के केस में आप देखें, जो सार्क है, तो सार्क तो फेल कर गया है। आप देखें, जब मेरे ख्याल से पुलवामा अटैक के बाद से ही सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई है। जहाँ तक मैंने सार्क के बारे में भी पढ़ा है, पुलवामा अटैक के बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आसियान को आप देखें, आसियान मेंबर आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आप देखें, यूरोपियन यूनियन के बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आसियान है। इसने सदस्य राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए से जो संबंधित राष्ट्र हैं, उनकी इकोनॉमीज़ जो हैं, बूस्ट हुई हैं। तो अब आप आसियान के बारे में पढ़िए कि आसियान ने किन-किन क्षेत्रों में जो है सहयोग किया है। इवन देखिए, आसियान जो है इंडिया से भी एंगेज करता है। इंडिया को सेक्टर फुल डायलॉग पार्टनर बनाया गया, सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बनाया गया, अलग-अलग टाइम पे आप देखेंगे। तो इंडिया का भी एक अच्छा टाई अप है, एक अच्छे संबंध है आसियान से। और ये बहुत ही, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और सदस्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया है।
हालाँकि देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे देखेंगे, इन सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। ये 18 क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के। इन सभी क्वेश्चन को मैंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में एक सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया है। उसके क्या पॉसिबल आंसर है, कितनी वर्ड लिमिट है, सारी चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। ग्रुप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम इन वीडियोस के अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल किया गया है उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर इन केस आपको इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट भी इस्तेमाल किया गया है तो उसके लिए भी आप जो है इस नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा, सॉरी आप मैसेज कर लीजिएगा। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसमें जो कुछ कंटेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का जो रिटन एग्जामिनेशन वाला जो पेपर है उसको हमने सॉल्व किया, वो पेपर भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये पेपर है, इसमें सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी हैं। यही पेपर है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चन को हमने बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिख दिया है उसका उत्तर, और हर एक क्वेश्चन के साथ जस्टिस की है, जितना बेहतर हो सका हमने कोशिश की है। कि रॉल्स का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को 1 से लेकर के 18 तक सारे क्वेश्चन को हमने इंक्लूड कर दिया है। और अगर आपको आवश्यकता है तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ी है और ये क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। रात में 9 बजे गूगल मीट पे क्लासेस होती हैं हमारी। आपको यहाँ पे हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पर, और हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं गूगल मीट पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। और आई थिंक ये जो सेशन है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस सेशन को लेकर के आपकी क्या राय है? ये वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की गई वो आपको कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।